हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैथ्स की क्लास बेटा तीसरी होगी, थर्ड क्लास होगी मैथ्स की, इसके बाद वाली क्लास मैथ्स की होगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात। हाँ भाई, कहां पर थे हम लोग? हम लोग वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है। हेट्रोजीनियस में वो डिसोसिएशन प्रेशर वाली बात कर रहे थे, और यही डिसाइड हुआ था कि किसी भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का अगर डिसोसिएशन प्रेशर दे रखा है सॉलिड का, तो आप उस डिसोसिएशन प्रेशर को यूज करके आप आसानी से केपी निकाल लेते हैं। और जैसे ही केपी पता चलता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स कि सवाल में किस तरह से उसको यूज करना है, लेकिन डिसोसिएशन प्रेशर भी केपी देने का एक तरीका है। यानी जितनी भी गैसेस बन रही हैं, उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स का जो सम होगा वो डिसोसिएशन प्रेशर होगा। उनके सम को यूज करके केपी निकाला जा सकता है, और केपी को यूज करके डीपी निकाली जा सकती है। यानी अगर कोई सॉलिड बर्तन में डालकर गर्म किया गया और वो टूटा, तो उस केस में डीपी और केपी का रिलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे जितनी गैसेस बन रही हो, मैं सब निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि अगर एक आदमी टूटता है तो भले ही अगर एक ही गैस बन रही है तब तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर एक ही गैस बन रही है तो डीपी और केपी को तो बड़ी आसानी से लिंक कर सकते हैं। उसमें भी मैंने एक जुगाड़ ये बताया था कि अगर एक गैस एक ही स्टोइचियोमेट्री की बन रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से 1 मोल CO2 बनती, तो उस केस में केपी डीपी बराबर होगा। लेकिन अगर एक ही गैस अलग स्टोइचियोमेट्री की बन रही है, तो ऐसे में फिर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर उसकी स्टोइचियोमेट्री अलग है तो केपी डीपी एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, लेकिन हम स्टोइचियोमेट्री को यूज करके केपी डीपी का रिलेशन निकाल सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा गैसेस बन रही हैं, तो तुम लोगों में से कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सर अगर एक से ज्यादा गैसेस बनेंगी तो 2 अननोन्स आ जाएंगे, 2 अननोन्स को आप एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बताया था कि अगर एक आदमी सिर्फ टूट रहा है तो जो 2 गैसेस बनेंगी या 3 गैसेस बनेंगी, उनके मोलर रेशोज आपको पता होंगे। और अगर उनके मोलर रेशोज आपको पता है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो आपको उनके प्रेशर के रेशो भी पता होंगे। और जब प्रेशर के रेशो पता होंगे तो एक का प्रेशर पी हो जाएगा, एक का P/2 हो जाएगा, एक का P/3 हो जाएगा। आप P/2 P/3 को जोड़कर डीपी निकालिएगा। डीपी दे रखा है, उससे पी निकल आएगा। पी को आप केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा तो आपको ही केपी का वैल्यू मिल जाएगा। यानी जब एक सॉलिड डिसोसिएट करता है तो उसका डिसोसिएशन प्रेशर आपको इनडायरेक्टली केपी दे देता है। चाहे एक गैस बने, चाहे 2 गैस बने, चाहे 2 से ज्यादा गैसेस बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं केपी डीपी को आपस में लिंक कर सकता हूं। हम लोगों ने यह बात की थी। फिर यह भी बात निकल के आई थी कि आईआईटी में कुछ सवाल इस तरह के पहले पूछे गए थे जो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से रिलेटेड थे, और उसमें उन्होंने केपी दे रखा था और यह पूछा था कि मिनिमम कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाए, या अगर कैल्शियम कार्बोनेट इतना है तो बच कितना जाएगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते। इस तरह के सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मैं एक सवाल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, उससे हल्का सा इसको समझ के देखो जल्दी से। सब लोग एक बार करके देखे, बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है। वो पूछ रहा है केपी निकालो। मैं समझ गया, मुझे केपी नहीं निकालना, मुझे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालना है। मुझे पता कि ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें केपी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगी, और अगर केपी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से निकल के आ रही है तो हम बड़ी आसानी से ये काम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहां पर अगर आपको केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं ये जानता हूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी। तो अगर मुझे केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये बहुत आसानी से ये काम कर सकता हूं कि अगर मुझे केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस इक्विलिब्रियम के लिए जो केपी होना चाहिए वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए। यानी अगर मुझे CO2 का पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा तो मुझे केपी पता चल जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि CO2 का पार्शियल प्रेशर XRT/V से निकाला जाता है। X इज द मोल्स ऑफ CO2 जो कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से बनेंगे।
अब उसने कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम ले लिया और ये बता दिया कि 72, 76, 74% क्या है, ये 75% कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर गया। तो अगर 75% डिकम्पोज कर गया 20 ग्राम का, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर गया वो पता चल जाएगा। उससे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ जाएंगे और जितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल होंगे उससे CO2 के मोल आ जाएंगे और वो CO2 के मोल यहां पुट करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी बड़ा आसान सा सवाल लगता है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ये इक्विलिब्रियम बना रहा है एक बंद बर्तन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस का। ये चीज क्लियर है कि अगर मेरे सवाल में शुरू में 20 ग्राम दे रखे तो 20 ग्राम का मतलब है मेरे पास 20/100 मोल है। अगर मेरे पास 20/100 मोल है तो इसमें से x माइनस हो जाएंगे तो CO2 के भी x मोल ही बनेंगे। अब कितना माइनस हो रहा है वो तो ऑलरेडी सवाल में दे रखा है 75%, यानी 75% अगर निकल गया तो खेल ही खत्म हो गया यार। अगर आपने 75% निकाल दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे x की वैल्यू दे दी ना आपने भाई। आपने 1/5 मोल लिए और 1/5 मोल में से 75% माइनस कर दिया, यानी जो डिकम्पोज हो रहा है वही तो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ जो x की वैल्यू है जो हमें 75% दे रखी है 1/5 की, उतने ही मोल CO2 के बनेंगे। यानी आपको जो x की वैल्यू मिल रही है वो 1/5 का 75% है, तो 1/5 का 75% निकाल सकते हैं। डिकम्पोज अमाउंट कितना है, डिकम्पोज्ड मोल्स जो होंगे ऑफ CaCO3 दे विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। जितना भी CaCO3 डिकम्पोज कर रहा है उतने ही मोल, देखिए x डिकम्पोज कर रहा है और x ही मोल CO2 के बनेंगे। यानी आपको CO2 के मोल मिल गए, जैसे ही CO2 के मोल मिलेंगे आप ऊपर पुट कर दीजिएगा। अब आप ये देख लीजिए क्या सवाल में मुझे R दे रखा है, मुझे आता है, क्या टेम्परेचर दे रखा है, दे रखा है, क्या आपने कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है, दे रखा है, आपने सारी वैल्यूज दे रखी है सर। मुझे सीधे सीधे XRT/V की वैल्यू मिलेगी जिससे मुझे CO2 का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा और यही CO2 का पार्शियल प्रेशर इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा, KP के बराबर। सवाल में सब कुछ दे रखा है सर, फटाक से सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। समझ में आई ये वाली बात क्या किया। x की वैल्यू कितनी है जरा बताओ जल्दी से। x की वैल्यू है x इज 20/100 का 75%, यानी x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ जाएगी 15/100। ये x 15/100 मेरी x की वैल्यू, यानी x 15/100 मोल जो है वो मेरा CO2। इस 15/100 को वहां पुट कर देते हैं तो CO2 का प्रेशर कितना आ जाएगा, CO2 का प्रेशर आ जाएगा x इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 727, यानी कि 1000 केल्विन हो गया, ये 1000 हो गया अपॉन V कितना दे रखा है 15। आप इसको मस्त सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, मेरे ख्याल से 10R आ रहा है आंसर। अब R की वैल्यू अपने हिसाब से पुट कर लीजिएगा और तुम समझ ही रहे हो जो भी R की वैल्यू आएगी वो R की वैल्यू पुट करने से ही आपको प्रेशर पता चल जाएगा, उससे KP निकल आएगा। R की वैल्यू आप 1/12 डाल दीजिए, मस्त एकदम प्रेशर ATM में बाहर निकल आएगा खटाक से एकदम। तो R की वैल्यू 1/12 डालते ही प्रेशर की वैल्यू 10/12 दैट इज 5/6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आरजू 25R नहीं आ रहा बेटा, 10R आ रहा है, देखो एक बार सही से कैलकुलेट करो। 5/6 आंसर आएगा, 5/6 ATM आंसर शुड बी 5/6 ATM, बस खत्म। अब इसी सवाल में ये पूछ लेता कि अगर मैं आपको KP दे दूं तो उस KP से ये कैसे निकालेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। तो उस KP से आप x भाई KP आपका PCO2 होगा, PCO2 से x आ जाएगा और x टूटेगा कहां से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट कम से कम x से तो ज्यादा लेना पड़ेगा ना बेटा। अगर x से कम लोगे तो उसमें से x कैसे निकलेगा, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट ये भी पूछ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट इतना दिया गया है, कितना बचा ये भी पूछ सकता है। और कैल्शियम कार्बोनेट इतना दिया गया है, उसमें से इतना घट चुका है, अब KP निकालो ये भी पूछ सकता है। ये 3 तरह की कैटेगरीज बन सकती है इस तरह के सवालों, 3 कैटेगरीज। आशीष पूछ रहा है पार्शियल KP की वैल्यू PCO2 कैसी बातें कर रहे हो बेटा। KP वो एक्सप्रेशन होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर के टर्म्स आते हैं और सॉलिड्स के पार्शियल प्रेशर कभी नहीं आते। यानी इस इक्विलिब्रियम का जो KP होगा वो सिर्फ CO2 के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर PV इज इक्वल टू NRT से NRT/V होगा। N की वैल्यू x है, XRT/V।
अब सवाल में अगर मुझे CO2 का पार्शियल प्रेशर मिल गया तो इनडायरेक्टली केपी मिल जाएगा। मुझे एक्स दे दो, बाकी सब तो तुमने दे ही रखा है। एक्स क्या है? जो टूट के बना। कितना टूट के बना? जितना था उसका 75%। तो था कितना? 1/5। उसका 75% वो निकाल लिया, वो एक्स आ गया। एक्स को ऊपर पुट कर दिया, CO2 का प्रेशर आ गया। वो CO2 का प्रेशर इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा? केपी के बराबर होगा। स्नेहा हैप्पी बर्थडे बेटा। समझ में आ गया? 15/100 गलत है। 15/100 गलत है। क्यों? 15/100 है क्या? ये 15/100 ही तो आ रहा है। ये 20 से 100 को काटा, ये 5 आ गया। 5 से 75 को काटा, ये 15 आ गया। तो 15/100 मोल ही तो आ रहा है। एक्स इज 15/100 मोल। अब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो बे। अब जो गलत है उसको सही कर लो, चाहे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें तरीका मैंने बता दिया। अगर मैंने यहां कुछ गलत किया है तो आप उसको सही कर लीजिए, आपको तरीका पता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का इनिशियल अमाउंट गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकंपोज्ड अमाउंट गिवन है। वो डिकंपोज्ड अमाउंट ही CO2 का प्रेशर बता देगा, CO2 के मोल्स बता देगा, और वो CO2 के मोल्स CO2 के प्रेशर बता देंगे, और वही CO2 का प्रेशर KP के बराबर होगा। सिर्फ इतना है। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया ये? ठीक। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। इसमें ना कुछ थोड़ा सा पता नहीं तुम लोग को सही से दिख रहा है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से सवाल के बारे में बता दूं तुम्हें। सवाल ये, मैं इसको अभी लैंग्वेज के फॉर्म में बोल भी देता हूं तुम्हें। सवाल ये है, अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट कर रहा है। दिस अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH4, इसे अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। ठीक, ये अमोनियम कार्बामेट डिसोसिएट कर रहा है। ठीक, वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम बन चुका है। इस इक्विलिब्रियम पर मैं ऊपर से अमोनिया गिरा रहा हूं। जब मैं ऊपर से अमोनिया गिरा रहा हूं तो कहा यह जा रहा है कि नया जो इक्विलिब्रियम बनेगा, उस नए, तब तक गिराया जा रहा है जब तक नए इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है वो पुराने वाले टोटल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। अगर ऐसा है तो नए टोटल प्रेशर और फाइनल टोटल प्रेशर का रेशो बताइए। ये सवाल समझना जरा क्या हो रहा है। मैं फिर से बताता हूं। वो कह रहा भाई देखिए ऐसा है, ये एक इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं एक बार। ये जो इक्विलिब्रियम है ये अमोनियम कार्बामेट का इक्विलिब्रियम है। दिस इज NH2COO NH4, ये अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट इक्विलिब्रियम बना रहा है, ये सॉलिड। ये इक्विलिब्रियम बना रहा है अमोनिया के साथ जो कि गैस है, और साथ ही साथ CO2 के साथ जो कि गैस। ये इक्विलिब्रियम NH2COO NH4 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया एंड CO2। बना हुआ इक्विलिब्रियम, मस्त, एकदम बढ़िया। ठीक, अब जब इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो क्या करेंगे? वो कह रहा है भाई मैं इसके अंदर अमोनिया डालता जा रहा हूं। मैंने कहा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अमोनिया डालते जाओगे तो फिर तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो खैर होने दीजिए, अमोनिया डालते जा रहे हैं तब तक जब तक कि नया इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का प्रेशर वो पुराने वाले टोटल, यानी जो पहले इक्विलिब्रियम बना हुआ है उस टाइम पर भी एक टोटल प्रेशर है, उस टाइम पर भी एक टोटल प्रेशर है। तो वो कह रहा है कि अमोनिया को इतना डाल देंगे कि नए इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का जो प्रेशर है वो पुराने वाले टोटल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर ऐसा है तो आप बताइए पुराना और नया टोटल प्रेशर का रेशो क्या है? बड़ा बढ़िया सवाल, एकदम बिल्कुल एकदम समझ लीजिए IIT लेवल का छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव बन जाए। छोटा सा सवाल, समझो बात। तो मैंने कहा भाई करना क्या है ये बताइए। कह रहा कुछ नहीं करना यार, 2 लाइन का सवाल है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। एक चीज ये बताइए, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट? उसने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहे, यानी Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है जो कि कांस्टेंट रहे। तो उसने कहा फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा अब तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसा भी है। आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम लिख लीजिए और उस इक्विलिब्रियम से अपना जुगाड़ लगा लीजिएगा। अब जरा समझना, मेरे पास जो इक्विलिब्रियम है वो NH2COO NH4 सॉलिड का इक्विलिब्रियम है, और वो बन रहा है अमोनिया के साथ और CO2 के साथ। ये मेरा इक्विलिब्रियम। अब ये बताइए, अगर मैं ये बोलूं आपको कि शुरू में अमोनिया का जो प्रेशर है वो 2P है और CO2 का प्रेशर P, ये भी सही है, क्योंकि अमोनियम कार्बामेट अगर टूटेगा तो अमोनिया के 2 मोल और CO2 का 1 मोल बनाएगा। तो अमोनिया का प्रेशर 2P होगा और CO2 का प्रेशर P होगा। मोल्स के रेशो में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर है शुरू वाला P टोटल ओल्ड, यानी पुराना वाला जो अब है, दैट इज 2P प्लस P, इट इज 3P। ये 3P।
ठीक है, ओल्ड प्रेशर आ गया। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर अमोनिया गिराते जाएंगे, तब तक गिराएंगे जब तक कि नए इक्विलिब्रियम पर अब अमोनिया के अकेले का प्रेशर वो इस 3p के बराबर ना हो जाए, तब तक अमोनिया गिराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, यानी ये कंफर्म है कि एट न्यू इक्विलिब्रियम द न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 3p। मैंने कहा चलिए हाँ ठीक है, अमोनिया का नया प्रेशर आपने 3p बना दिया, तो उस टाइम पर CO2 का प्रेशर क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे भाई? CO2 भी तो बदल रही होगी। CO2 का प्रेशर अगर P है तो ये भी तो चेंज करेगा। अगर अमोनिया का प्रेशर चेंज करेगा तो CO2 का भी प्रेशर चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि सर Kp को तो कांस्टेंट रहना है ना, Kp तो चेंज ही नहीं करना। तो मैंने कहा फिर तो बड़ा आसान है, आप सबसे पहले Kp की वैल्यू यही निकाल लीजिए। ये Kp आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा 2p का स्क्वायर और CO2 का प्रेशर P हो जाएगा, तो Kp की वैल्यू 4p क्यूब आ जाएगी। ये मेरा Kp है जो फिक्स है, एकदम बात खत्म। यानी मुझे आपने टोटल प्रेशर 3p बता दिया और इस 2p और p को यूज करके मैंने पार्शियल प्रेशर Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और सर ये Kp हमेशा फिक्स रहेगा। आपको जो अमोनिया गिरानी है गिरा दीजिए, CO2 को गिराना गिरा दीजिए, आपको अपने आप को गिराना है आप अपने आप को गिरा दीजिए। टेम्परेचर मत छेड़िएगा सर, क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं छिड़ेगा तब तक Kp नहीं छिड़ेगा। ये फिक्स है सर, ये हमने बचपन से सीखा। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ अमोनिया के गिराने से भी Kp की वैल्यू 4p क्यूब ही रहेगी। कह रहा हां, अमोनिया को गिराने के बाद भी Kp 4p क्यूब रहेगा, लेकिन अब अमोनिया का नया प्रेशर दे रखा है, Kp फिक्स है, तो CO2 का प्रेशर नहीं निकाल लोगे। और एक बार CO2 का प्रेशर आएगा तो फिर अमोनिया और CO2 को जोड़कर टोटल प्रेशर निकाल लेना और रेशो निकाल लेना, खेल खत्म। जतिन, अमोनियम कार्बोमेट जो हमने अमोनियम कार्बोमेट लिया, ये अमोनियम कार्बोमेट इज सॉलिड के प्रेशर को गैसेस के रेस्पेक्ट में डिफाइन ही नहीं किया जाता, सॉलिड को यूज ही नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ जो भी प्रेशर होंगे, पार्शियल प्रेशर्स होंगे, वो गैसेस के होंगे। यार हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में इतनी बात तो हम कर चुके हैं भाई कि हमें सॉलिड से कोई मतलब ही नहीं होता। जो भी Kp डिफाइन करता है वो गैसेस डिफाइन करती हैं, और गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को यूज करके आप Kp डिफाइन करते हैं और Kp को टेम्परेचर डिपेंडेंट मान के उसको फिक्स कर देते हैं। यानी ये कंफर्म है कि एट न्यू इक्विलिब्रियम, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, अमोनिया का प्रेशर जो होगा सवाल के अकॉर्डिंगली पुराने वाले टोटल के बराबर होगा। अब बताइए पुराने वाला टोटल कितना है? 3p। तो इसका मतलब ये हुआ अमोनिया का नया प्रेशर 3p होगा। अब अकेला अमोनिया नया है 3p का। अब बताइए CO2 का कितना होगा? तो मैंने कहा देखिए Kp तो फिक्स है, अमोनिया का पता चल गया तो उससे CO2 का पता चल जाएगा। ये देखिए रिलेशन आपका, यानी Kp इज इक्वल टू जो कि 4p क्यूब है, इसकी वैल्यू अमोनिया के प्रेशर का स्क्वायर, अमोनिया का प्रेशर कितना है 3p, इसका स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2 से निकाल लिया जाएगा। और प्रेशर ऑफ CO2 अब आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है, जो CO2 का प्रेशर है वो कितना निकल के आ रहा है 4/9p। यानी यहां से जो CO2 का प्रेशर निकल के आएगा, प्रेशर ऑफ CO2 इज 4p/9। यानी आपको नए वाले अमोनिया का प्रेशर भी पता है, नई वाली CO2 का भी प्रेशर पता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको टोटल नया वाला प्रेशर भी मिल जाएगा, और नया प्रेशर और पुराने टोटल प्रेशर का रेशो आपका आंसर हो जाएगा। खेल खत्म हो गया। तो व्हाट इज P टोटल न्यू? P टोटल न्यू इज इक्वल टू अमोनिया का नया प्लस CO2 का नया, दैट इज 4p/9 एंड दिस इज 31p/9। दिस इज P टोटल न्यू। अब आप दोनों का रेशो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज P टोटल न्यू डिवाइडेड बाय P टोटल ओल्ड? कितना आ जाएगा 31p/9 डिवाइडेड बाय 3p, दैट इज 31/27 या 27/31, जैसा भी पूछा जाएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे। रेशो निकाल, दोनों का रेशो निकाल ले तो कर लो यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है। व्हाट इज P टोटल न्यू डिवाइडेड बाय P टोटल ओल्ड? नया है 31p/9, पुराना है 3p, दिस इज 31/27। खत्म। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें होता क्या है मैं बताऊं, दिक्कत क्या है, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती कई बार सवालों, लेकिन जो बच्चा एक चीज के लिए क्लियर है कि भाई ऐसा है सवाल को करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो एक चीज तो दी है, पार्शियल प्रेशर कुछ भी हो Kp फिक्स रहेगा। उसने शुरू वाले पार्शियल प्रेशर्स के बारे में जब कुछ बताया ही नहीं तो मैं समझ गया एक डब्बे में अपने आप टूटोगे तो एक का प्रेशर 2 होगा, एक का प्रेशर 1 होगा। यानी एक को 2p ले लेते हैं, एक को p ले लेते हैं, 2p और p को यूज करके Kp निकाल लेते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। अब तुम्हें जो करना करते रहो, Kp फिक्स। 4p क्यूब हमेशा इन दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन, चाहे अमोनिया घटेगी बढ़ेगी, ये घटेगा बढ़ेगा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आएगा 4p क्यूब। अब उसने कहा भी अब अगर मैं अमोनिया को नया 3p बना दूं,
मैंने कहा तुमने कैसे पता चला 3p बना रहे हो? कह रहे कह तो रहा हूं कि अब इक्विलिब्रियम पर, नए वाले इक्विलिब्रियम पर अमोनिया के डालने से अमोनिया का जो नया प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर वो 3p हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो पुराने वाले टोटल के बराबर हो जाता है, और पुराना वाला टोटल कितना है? 3p। यानी अब अमोनिया 3p बन गया। अब अगर अमोनिया 3p बन गया और ये मल्टीप्लीकेशन फिक्स है, तो अमोनिया के 3p का स्क्वायर इंटू CO2 का प्रेशर इज इक्वल टू 4p क्यूब होना चाहिए। उससे CO2 का प्रेशर निकाल लिया 4p/9। अब आपको नया अमोनिया भी पता है 3p, आपको नया CO2 भी पता है 4p/9, दोनों को जोड़ा नया टोटल निकल आया। अब नए टोटल का पुराने टोटल के साथ रेशो ले लिया, बढ़िया आपका 31/27 आंसर आ गया। सब लोगों को यह बात समझ में आ रही है? इत्मीनान से समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा लगा सकते हैं, बट यह नहीं है कि हम सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। जय, मेरे हिसाब से सवाल में गिवन होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है यार, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से भी कई बार समझ में आ जाता कि ये सवाल बिना केपी के इक्वेट किए आना नहीं है, ये सवाल बिना केपी को कांस्टेंट माने आना नहीं है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो केपी की नई वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। वो नई वैल्यू निकालने के लिए डेटा पता होना चाहिए, तुम्हें याद ही है, वो डेल्टा एच वगैरह, वो लंबा वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो आपने सवाल में कुछ दिया ही नहीं है, ना टेम्परेचर्स दे रखे हैं, ना डेल्टा एच दे रखा है, तो नया केपी तो मैं निकाल नहीं सकता। तो मेरा ये अजम्पशन है कि आपने भले ही ना बताया हो, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाएगा, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप अमोनिया को जब ऐड करेंगे तो कुछ हो जाए केपी फिक्स रहेगा। अमोनिया का प्रेशर बदल जाएगा, CO2 का बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब हिल जाएगा, लेकिन अमोनिया के प्रेशर का स्क्वायर और CO2 के प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा 4p क्यूब के बराबर होगा। इसी बात का फायदा उठाकर नए अमोनिया को यूज करके मैंने नया CO2 निकाला, और फिर नए अमोनिया और नए CO2 को जोड़कर नया टोटल प्रेशर निकाला, और इस नए टोटल प्रेशर को पुराने टोटल प्रेशर के साथ रेशो ले लिया। बिल्कुल सीधे आ जाएगा। कुछ समझ पाए? सबके ये बात समझ में आया? अब पार्थ, मैं सवाल सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमोनियम कार्बामेट के टूटने का ये इक्विलिब्रियम है। दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, बिकॉज एक साइड सॉलिड है और एक साइड गैस। ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक। वो कह रहा है इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये इक्विलिब्रियम बना हुआ। मैंने कहा ठीक है, बर्तन में आपने बना दिया, अब आप क्या कर रहे हैं? कह रहे अब मैं इसको छेड़ रहा हूं। मैंने कहा कैसे छेड़ा आपने? कह रहा अमोनिया डालूंगा। जब ये अमोनिया डालता जाएगा तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम दोबारा बनेगा, उस टाइम पर उसने इंफॉर्मेशन ये दी है कि अमोनिया का नया जो प्रेशर होगा सब कुछ छेड़ने के बाद, वो पुराने वाले टोटल प्रेशर के बराबर होगा। अब पुराना वाला टोटल प्रेशर क्या होगा? 2p + p। यानी अब नया अमोनिया 3p हो जाएगा। यानी 2p + p वाज ओल्ड टोटल प्रेशर एंड अमोनिया का न्यू टोटल प्रेशर विल बी 3p नाउ। तो केपी को यूज करके और अमोनिया के नए प्रेशर को यूज करके CO2 का प्रेशर निकाला, और फिर नया टोटल प्रेशर यूज करके रेशो निकाल लिया। बड़ा आसान। समझ में आ गया सबके? शाबाश, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो काम कर रहे हैं आप, ये हमने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात की, ठीक। अब मैं इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूं। मैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अब तीसरे टाइप के इक्विलिब्रियम पर आता हूं, एंड द थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज मल्टीपल इक्विलिब्रियम। मैंने देखा आईआईटी वाले ने मल्टीपल इक्विलिब्रियम पे भी सवाल पूछा हुआ है, जबकि बिल्कुल घटिया टॉपिक होता है। पता नहीं मल्टीपल इक्विलिब्रियम पे सवाल क्यों बनाते हैं। मल्टीपल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो पता नहीं है या नहीं, मैं कहने का मतलब है कि पता नहीं ये होता है कि नहीं होता, लेकिन ये कहते ही है कि अगर आपको किसी जगह पर एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम्स दे रखे हो और आपको लगता है कि आपको एक ऐसे इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है जो उन गिवन इक्विलिब्रियम्स को यूज करके निकल सकता है, तो उस इक्विलिब्रियम को एक मल्टीपल इक्विलिब्रियम माना जाता है। यानी मल्टीपल इक्विलिब्रियम का मतलब है वो कई इक्विलिब्रियम से मिलके बनता है, उसे मल्टीपल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और उस मल्टीपल इक्विलिब्रियम का जो के वैल्यू होता है वो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम्स के के वैल्यूज को यूज करके निकाला जाता है। जैसे मैं एक बात करता हूं, जैसे बड़ा आसान, वो कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, आप ये बताइए कि जो आपका मल्टीपल इक्विलिब्रियम है वो मल्टीपल इक्विलिब्रियम कैसा है। तो अब मैं मल्टीपल इक्विलिब्रियम एक बना लेता हूं, बड़ा आसान सा मल्टीपल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि देखिए क्या है ये मल्टीपल इक्विलिब्रियम। वो ये कह रहा है कि देखिए ऐसा ऐसा मान लेते हैं जैसे ए बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर गलती से कभी ए ने सी के साथ इक्विलिब्रियम बनाया तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा।
ये है मल्टीपल। नाउ दिस AC इज मल्टीपल इक्विलिब्रियम, इट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्विलिब्रियम्स। तो कहानी बड़ी सीधी है, अगर इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, और इस पर IIT ने सवाल पूछे हुए। तो हमने कहा ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करना क्या नहीं है, वो कह रहा है भाई ऐसा A से B का इक्विलिब्रियम K1 है, तो आप जरा K1 का एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। K1 का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। K1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा B/A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। उसने कहा जरा K2 का एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए, मैंने K2 का एक्सप्रेशन लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये K2 आ गया। आपको निकालना K3 है, और K3 किसके बराबर है, K3 बराबर है C/A। अब आप ये बताइए K3 C/A लाने के लिए आप क्या करेंगे? सर C/A लाने के लिए मैं K1 और K2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? सर ये देख लीजिए आप, K3 जो आएगा वो है आपका C/A। आप C/A के लिए क्या लिख सकते हैं? आप C/A के लिए लिख सकते हैं B/A इंटू C/B। इससे B भी कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी C/A। इसका मतलब है आपने किसको लिखा, आपने जो वैल्यूज डाली वो कौन सी डाली? सर एक तो आपने B/A लिखा और B/A की वैल्यू K1, फिर आपने एक C/B लिखा, C/B की वैल्यू K2 है। तो साफ समझ में आता है कि जो K3 है वो B/A इंटू C/B से निकला, तो दैट मींस जो हमारा K3 की वैल्यू आती है वो K1 इंटू K2 से निकाली जाती है। शाबाश, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, यानी कहना ये चाह रहे हैं, हाँ कल पार्थ, कल छुट्टी है बेटा, ठीक, कल छुट्टी है, हैप्पी दशहरा, मस्त हो जाओ एकदम, घर में चुपचाप पढ़ाई करना, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, ठीक। कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी मल्टीपल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो मल्टीपल इक्विलिब्रियम अगर किसी इक्विलिब्रियम या कुछ इक्विलिब्रियम्स के जोड़ने से तैयार होता, तो उस नए मल्टीपल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता। और अगर कोई मल्टीपल इक्विलिब्रियम दो इक्विलिब्रियम्स को घटाने से तैयार होता है, तो उस नए इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेशो से निकाला जाता है, डिवाइड करके। और लॉजिकल है ना, समझो बात को, कुछ करना ही नहीं है। यानी कहना यह चाह रहा है कि अगर आपको लगता है कि तीसरा इक्विलिब्रियम दोनों को जोड़ के निकला है, तो K3 की वैल्यू K1 इंटू K2 कर दीजिए, बात खत्म करिए। और अगर आपको यह लगता है कि यह वाला इक्विलिब्रियम पहले वाले में से दूसरे को घटाने से बनेगा, तो क्या करेंगे, आप दूसरे वाले को उल्टा कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। घटाने का मतलब यही हुआ ना कि आप इसको इससे घटाएंगे, इससे अच्छा इसको उल्टा करके इसके साथ जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये K2 की जगह 1/K2 हो जाएगा। याद है, मोड बदलने से K की वैल्यू रेसिप्रोकल में चली जाती है। इसका मतलब यह हुआ अगर 1 - 2 करना है तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस रिवर्स ऑफ 2। यानी अगर आप B और C को पलटते हैं तो B और C को पलटने से K2 चला जाएगा इनवर्स में, यानी 1/K2 बन जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो K1 इंटू K2 कर दीजिएगा। लेकिन अब K2 कितना है, अब वो 1/K2 है, तो K1 इंटू 1/K2 विल बी माय आंसर। बड़ा सीधा सा फंडा है कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम जोड़ने से तैयार होता है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत तुमने किए होंगे ये सवाल, बड़े कॉमन से सवाल होते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं होती। मैं जैसे ऐसी एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे समझ लेता हूं ताकि तुम थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। मैं अगर तुमसे कहूं कि A से B के इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 2, फिर आपको 2B से 2C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 4, और फिर आपको दे रखा है C से D का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 8। आपसे पूछा यह जा रहा है कि आप मुझे बता सकते हैं कि 2D से 2A का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वो किसके बराबर आए। मान लीजिए ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, यानी A से B का इक्विलिब्रियम दे रखा है, B से C का भी दे रखा है, C से D का दे रखा है, निकालना D से A का इक्विलिब्रियम है। अब आप सोचिए क्या करना चाह रहे हैं आप। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो आए, लेकिन मैं तो बड़ा सीधा तरीका लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले A से B का दे रखा है, फिर मैं B से C का निकाल लूंगा, और फिर मैं C से D के निकाल लूंगा और सबको जोड़ दूंगा। जोड़ने से A से D का आ जाएगा, जब A से D का आ जाएगा तो उसको उल्टा कर दूंगा और फिर उसको दुगना कर दूंगा। मैं सब कुछ कर लूंगा बिल्कुल सीधे तरीके से। बाकी आपके दिमाग में जो आए आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे तरीके की बात कर रहा हूं मैं। इस सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, जरा सब लोग अपने आप समझना। A से B का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2, तो मैं यहां पर अब B से C का लिखता हूं। याद करो जरा,
बी से सी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुम लिखना चाहो तो तुम्हें याद है, अगर मैं किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करता हूं, किसी पर्टिकुलर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वही वाली पावर चढ़ जाती है। याद है ये वाली बात? तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि बी से सी का आ जाए, तो यानी 2 से डिवाइड करना मतलब 4 के ऊपर 1/2 की पावर को चढ़ाना, यानी इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो 4 की पावर 1/2 आएगा, दैट इज 2। याद आया ये वाली बात? सबको ये बात समझ में आ रही है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपने ए से बी का बनाया, फिर आपने 2b से 2c का दिया है, तो अगर 2b से 2c का दिया है तो b से c का वैल्यू वो 2 से डिवाइड करके निकलेगी। तो जिस डिवीजन, जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपने यूज किया, दैट इज 1/2, आप उसको 4 के ऊपर चढ़ा दीजिए तो आपको नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा 2। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने निकाला सी से डी का, तो चलिए सी से डी का ले लेते हैं। सी से डी का आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 8। अब आप क्या करिए? इन तीनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, अब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो ए से डी का मिल जाएगा। और अभी मैंने क्या पढ़ा था कि जब इक्विलिब्रियम्स जुड़ते हैं तो के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 8 दैट इज 32। यानी इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 32 होगा। लेकिन मुझे इसका निकालना ही नहीं है ना भाई, मुझे तो सर डी से ए का डबल करना है। तो पहले ए से डी का निकल आया, अब डी से ए का निकाल लेते हैं। कितना आया सर? डी से ए करेंगे तो आपने मोड चेंज कर दिया, मोड चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। चलिए सर इसको रेसिप्रोकल में भेज देते हैं, ये रेसिप्रोकल में चला गया। लेकिन सर मुझे इसका निकालना ही नहीं है, मुझे तो 2d 2a का चाहिए। यानी अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में 2 चढ़ाना पड़ेगा। नाउ द आंसर विल बी 1/32 रेज़ टू पावर 2। दैट मींस 1/1024 जो आंसर निकल के आना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए। सब लोग समझने की कोशिश करना, बहुत सीधी सी कहानी है। आप इसको जितना मुश्किल समझेंगे मुश्किल हो जाएगा, अगर आप सीधा समझेंगे तो बिल्कुल सीधा समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है। मल्टीपल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम्स की मदद से निकाला जाता है। अब क्या क्या करना है वो तुम्हारे सामने है, आपको खुद सोचना है कि किस इक्वेशन को दुगना करें, किसको पलटें, किसको आधा करें। लेकिन मुझे यह सब पता है कि किसके साथ क्या करने से क्या होता है, क्योंकि मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई इसलिए थी ताकि इस तरह के सवालों को किया जा सके कि जब आप किसी इक्विलिब्रियम को उल्टा करते हैं तो के उल्टे में चला जाता है, और जब किसी इक्विलिब्रियम को किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो के के ऊपर वही पावर में चढ़ जाता है। वो सब यहां यूज कर रहा हूं। पहले ए से बी का लिख दिया 2, फिर मैंने बी से सी का निकाला तो 2 से डिवाइड किया। तो अगर आपने पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 के ऊपर 1/2 चढ़ जाएगा, तो उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। फिर आपने सी से डी का लिख दिया, वो भी आ गया। फिर आपने तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे तो के वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो 32 आ गया। लेकिन मुझे ए से डी का चाहिए ही नहीं, मुझे तो डी से ए का चाहिए। तो अगर आपको डी से ए का चाहिए तो आपने मोड बदल दिया, मोड बदलते ही 32 की जगह 1/32 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है मुझे डी से ए का भी नहीं चाहिए, मुझे 2d से 2a चाहिए। तो अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यही 1/32 के ऊपर पावर चली जाएगी 2, और 1/32 के ऊपर पावर जाते ही वो 1/1024 निकल आएगा। आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी मल्टीपल इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई खास कहानी नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं, आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसमें कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये जरूर है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हमें ये समझ में आने भी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हम यही सोचते रह जाएं कि भाई ये जो इक्विलिब्रियम, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये आएगा कैसे। तो आप बहुत सिंपल वे फॉलो करिएगा, बहुत सिंपल, कि भाई ऐसा यहां तक लाने के लिए किसी तरह से सारी इक्वेशन जोड़कर डी और ए बच जाए या ए और डी बच जाए। तो आपने तीनों को जोड़ा इस तरह से कि ए और डी आ गया। ए और डी आने के बाद आपने पलटा, डबल किया, मस्त आंसर आ गया, खड़ा। हाँ यशपी, डीपीपी में इस तरह के सवाल दे रखे, समझ में आ गया? जैसे एक सवाल और ले लेते हैं। ये जेई में पूछा गया बहुत पुराना सवाल है, एक बार अपने आप देखो, फटाक से आंसर निकालो, बात खत्म करो। वो कह रहा अरे यार ये तो और भी आसान लग रहा है। वो पूछ क्या रहा है कि मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। ये तो यार लग रहा सही नहीं लिखा है क्या हमने? AgNH3 होल ट्वाइस होना चाहिए। इसको AgNH3 होल ट्वाइस कर लो, मुझे लग रहा है यहां ट्वाइस आना चाहिए। ये दे रखा, यानी एक बार Ag प्लस के ऊपर NH3 गया, एक लीगेंड अप्रोच करेगा तो AgNH3 बचेगा, फिर AgNH3 प्लस पे दूसरा अमोनिया अप्रोच करेगा तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बचेगा। वो कह रहा है आप मुझे ये सब बताइए, इन दोनों को यूज करके फॉर्मेशन कांस्टेंट AgNH3 ट्वाइस का कैसे बनेगा।
तो मैंने कहा तो बड़ा आसान है यार, यानी आप एक तरह से चाहते क्या है, आप एक तरह से ये चाहते हैं कि मैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बनाऊं, फॉर्मेशन करूं इसका, तो इसका फॉर्मेशन तो मेरे हिसाब से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, Ag प्लस 2 अमोनिया इज इन इक्विलिब्रियम विथ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये चाहते हैं आप बनाना, यानी आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, बिकॉज आपको AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का फॉर्मेशन कांस्टेंट चाहिए, और फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए आपको एक डी ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए और साथ में उसके लिगेंड चाहिए। तो आपने Ag ले लिया, Ag के साथ अमोनिया लिगेंड डाला, मस्त इन दोनों को जोड़कर मस्त एक कॉम्प्लेक्स आयन तैयार कर लिया। लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको इन दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। तो मुझे तो लगता है सीधे सीधे उठा के जोड़ दो ना यार, अगर सीधे उठा के जोड़ोगे तो मुझे लगता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को सर 2b2c लेकर करने में कोई नहीं, 2b2c लेकर करने में कोई परेशानी नहीं है, मैंने बोला था पहले ही। मुझे जो तरीका सीधा समझ में आया मैंने बता दिया। आप और भी कुछ कर सकते हैं, आप पहले वाले इक्विलिब्रियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच वाले को पलट दीजिए, जैसा दिल करे कर लीजिए, लेकिन चाहिए 2d से 2a बस। मुझे एक इस नजर में जो समझ में आया मैंने बता दिया, मुझे नजर में यह समझ में आया कि भाई ऐसा सीधे सीधे A से D का निकालो, फिर अपना घुमाते फिराते रहना, तुम्हें जैसा समझ में आया तुम वैसे कर लेना, कोई सेट स्टेप्स हो ना आंसर, लेकिन 1/1024 आना चाहिए तुम्हारा भी, समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ने से ये इक्वेशन तैयार होगी, इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इन दोनों के k वैल्यूज के बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। सो K1 into K2 विल बी द आंसर, एंड K1 इज 1.6 इंटू 10⁻³ और K2 की वैल्यू दे रखी है 6.8 इंटू 10⁻³। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो भी ऑप्शन निकल के आएगा, क्या ऑप्शन निकल के आता है, मुझे लग रहा है डी ऑप्शन बनेगा, तो डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान यार, एकदम कुछ नहीं है, बकवास एकदम। अब सोचो आईटी तक में ये सवाल पूछे गए, और ये पुराने सवाल हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पुराने घूम घूम के आते हैं। ऑब्वियस है कि एग्जैक्टली ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसी तरह का कोई और सवाल आ गया कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, तो ये बस इस सवाल से एक चीज सीखी कि कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो आपको एक तरफ मेटल आयन लेना है, साथ में लिगेंड लेना है और कॉम्प्लेक्स आयन बनाना, सीधे कॉम्प्लेक्स आयन बने, वो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो यानी अगर इस सवाल में वो कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, सो दैट मींस यू नीड टू फॉर्म दिस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस फ्रॉम Ag प्लस एंड अमोनिया। तो मैंने Ag प्लस और अमोनिया से इसको बनाना, और इसको बनाने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने इन दोनों इक्विलिब्रियम्स को जोड़कर निकाल लिया, और जब इक्विलिब्रियम जुड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। सो अल्टीमेटली जो K निकल के आएगा वो K1 इंटू K2 से निकाला जा सकता है। क्लियर है सबको? ये बिल्कुल आसान सी सवाल कर रहे हैं, आसान सी बात कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं अपने चौथी बात, चौथा इंपॉर्टेंट। मैं इसके ऊपर और भी एक आध सवाल लेके आया हूं, मैं तुम्हें अभी पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, तुम अपने हिसाब से उनको सॉल्व भी करके देख लेना, ठीक। तो हम अन्य से उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहे, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। तो मैंने पीडीएफ में सवाल तो कुछ कुछ डाल दिए हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ को देखकर इसमें से जो भी सवाल हमने नहीं किए हैं उनको कर भी डालना, ठीक। वो कह रहा सर ये बताइए, एक और इक्विलिब्रियम आपने बताया था साइमल्टेनियस, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो बचा हुआ है। और मैं तुम्हें बताऊं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाकई में इंपॉर्टेंट है। क्यों? इतना इंपॉर्टेंट वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वो आयनिक इक्विलिब्रियम। जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर 2 वीक एसिड्स के मिक्सचर लूंगा, 3 वीक एसिड्स, 4 वीक एसिड्स का मिक्सचर लूंगा, और तब तुमसे पूछूंगा इंडिविजुअल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करो, आपको पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करो, पता नहीं क्या क्या बकवास कैलकुलेट करो। उन जगहों पर आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हर जगह पर, इवन हाइड्रोलिसिस के अंदर, बफर सॉल्यूशंस के अंदर, सॉल्युबिलिटीज के अंदर एंड एसिड्स की पीएच कैलकुलेशन, उन चारों टॉपिक में हम फंस जाएंगे। तो मुझे ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब मैं चौथे पॉइंट पर आता हूं, जो मेरा लास्ट टाइप है केमिकल इक्विलिब्रियम का, एंड दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है क्या? बेटा इस चैप्टर के जस्ट बाद आयनिक स्टार्ट कर देंगे,
तो मुझे लगता है चैप्टर आज की क्लास और शायद एक क्लास और ले लेते हैं, आधी क्लास और ले लेते हैं, तो ये चैप्टर खत्म कर देंगे। बिकॉज मुझे लगता है मैं आज साइमल्टेनियस खत्म करने के पूरे मूड में हूं। तो साइमल्टेनियस खत्म होते ही कल की क्लास में फटाफट ली चैटले प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे। एक बार बोलने की बात है तो एक बार बोल देंगे, और साथ ही साथ मतलब समझ लो अच्छी तरह से बोलेंगे, तो एक बार अच्छी तरह से उसको बोलकर एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी का रिलेशन और कराऊंगा। मुझे लगता है शायद वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड सवाल आज की डीपीपी में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तो तुम आज भले ही ना कर पाओ, कल पढ़ने के बाद उसको कर लेना। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। वैसे मैं उसको अभी भी करा सकता हूं, 5 मिनट का काम है, लेकिन मैं थोड़ा सीक्वेंस में चलना चाह रहा हूं। तो वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बड़े मुश्किल सवाल, मुश्किल मतलब क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बच्चों को समझ में नहीं आता, वो पढ़ते ही नहीं है, मतलब जनरली पढ़ाया नहीं जाता, तो वहां दिक्कत आती। तो एक वो काम करना है, और एक फिर ये साइमल्टेनियस, उसके बाद एक ली चैटली, खेल खत्म, या इतना काम करना है। तो अब मैं साइमल्टेनियस को आज थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझ के, क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है यार। नाम से क्या लग रहा है, इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के नाम से क्या लग रहा है? हर्ष ऑर्गेनिक करते हैं। हर्ष ऑर्गेनिक करने की चाहत तो सभी की है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ये शुरू हो जाए। बिकॉज मैं बहुत सुकून में आ जाऊंगा जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म करके, वो जो तुम्हारे 4 मेन चैप्टर्स बचते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले 12th वाले, जब वो खत्म हो जाएंगे तो मैं बहुत सुकून में आ जाऊंगा। बिकॉज मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स में मुझे कम एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि तब तक फिजिक्स वाला कर लेगा। मैं इसलिए वेट कर रहा हूं, केटी सर जैसे ही उसको निपटाएंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के पीछे पड़ जाएंगे। बिकॉज जो मेन पोर्शन है फिजिक्स के अंदर, वो हमारा फर्स्ट लॉ है, वो पहले ही वो करवा देंगे। तो मुझे सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री में और वो सेकंड लॉ में जिसमें एंट्रोपी वगैरह आती, उनके ऊपर मेहनत करनी, तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को पीछे खिसका रहा हूं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, और उनको मौका देते हैं, वो अपना खूब खूब मेहनत करते हैं। पता है, तो थर्मोडायनेमिक्स 1 में खूब मेहनत करते हैं, दुनिया भर के कर्व्स, ग्राफ वगैरह, वर्क डन, बैंड बजाते थे उसकी। तो हमारे लिए वो सारा मेहनत बच जाएगी। तो हम फिर सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री, वो जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और कंबशन और डाइल्यूशन और सोल्यूशन पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो निपटाएंगे, और एक वो एंट्रोपी वाला पोर्शन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और मुझे पता है आगे के चैप्टर्स में जल्दी कर लूंगा, मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज आगे के चैप्टर्स में तुम लोग थोड़ा सा उसमें भी आ गए हो, पकड़ में भी आ गए हो, तो आगे के चैप्टर्स जो है हम जल्दी कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आई। ठीक, तो साइमल्टेनियस के बारे में बात करते हैं। इसके नाम से क्या लग रहा है? हाँ, ऑर्गेनिक मैं ही कराने की कोशिश करूंगा। हमने पहले भी बोला था हम लोग बात कर लेंगे आपस में, मिलजुल कर जो भी मिला जुला के कराना है हम वो कर लेंगे। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के नाम से आपको क्या लग रहा है? सर भी थर्मोडायनेमिक्स बाद में कराएंगे, तो देखते कौन बाद में करवाता है। अब पुष्पा कह रही है सर ने भी बोला है कि थर्मो, वो हमारे इंतजार में लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि यार केमिस्ट्री वाला करा देगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम बहुत चालाक हैं, हमें पता है उनका थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक 11th का आखिरी टॉपिक में आता है, वो जरूर करवाएंगे, हमसे पहले ही करवाएंगे। ठीक है ना, देखते हैं, अब नहीं कराएंगे तो कराना ही पड़ेगा, कर लेंगे। अभी हमारे पास कराने के लिए काफी कुछ। ठीक, साइमल्टेनियस, अब भाई एक सेकेंड जरा इसको समझो बात। अब इसी में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के नाम से क्या करते हैं, नाम से क्या लगता है? इसके नाम से ये लग रहा है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इक्विलिब्रियम या ऐसा सिस्टम जो साइमल्टेनियसली अटेन होता, यानी वो इक्विलिब्रियम्स जो एक साथ बनते हैं उन्हें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोला जाता। यानी जो एक साथ बनाए जाएंगे उनको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोला जाए। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब? उसका यह मतलब है कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास बर्तन में ए से बी का एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये बी जेड के साथ भी इक्विलिब्रियम बना रहा है, जो जेड है वो पी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, एक क्यू है जो आर के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, एक आर है जो बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, और एक सी है जो जेड के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है। कुछ भी ले लेते हैं। वो कह रहा है एक बर्तन में इतने सारे इक्विलिब्रियम बने हुए हैं, ए बी का बना है, बी जेड के साथ, जेड बी के साथ, क्यू का आर के साथ, आर पी के साथ, समझ दुनिया भर की बकवास चल रही, इतने सारे इक्विलिब्रियम्स बने। तो मैंने कहा फिर, कह रहा जब इतने सारे इक्विलिब्रियम्स बने हैं
तो क्या आप इनको साइमल्टेनियस कहेंगे? मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको, ऐसे थोड़ी ना कह दूंगा साइमल्टेनियस। क्या मतलब है पहले ये बताइए साइमल्टेनियस का। अब मेरी एक लाइन बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारा काम आसान हो जाएगा। साइमल्टेनियस का मतलब है बनेंगे तो एक साथ बनेंगे, छिड़ेंगे तो एक साथ छिड़ेंगे, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस। यानी किसी आदमी ने अगर बदतमीजी की इस सिस्टम के अंदर, किसी को छेड़ने की कोशिश की, तो ये सारे के सारे हिल जाएंगे, उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस। समझो बात। तो मैंने कहा यार कैसे कहना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहा ये बताओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि ए और बी का इक्विलिब्रियम बन चुका है लेकिन क्यू और आर का इक्विलिब्रियम अभी बनना बाकी है? मैंने कहा यार ऑब्वियस है, ए और बी का अगर बन चुका है, बन चुका है, क्यू और आर का नहीं बना है तो ठीक है, नहीं बना है, इसका क्या मतलब होता है कि वो बन चुका है तो हम भी बन चुके हैं? मैंने कहा समझना जरा बात को क्या कह रहा है। अगर ए और बी का इक्विलिब्रियम बन चुका है तो इसका मतलब ए और बी का अमाउंट कांस्टेंट हो चुका। हमने कहा बात तो सही है, अगर इक्विलिब्रियम बन चुका हो तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट कांस्टेंट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ ये जो बी है, जो जेड के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि बी तो सेम है। अभी बर्तन में चार तरह के बी होना पड़े कि एक भी उस कोने में पड़ा, एक भी उस कोने में पड़ा, एक भी इस कोने में पड़ा। अरे भाई बी कॉमन है, ये समझना जरा। मैं इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा कायदे से समझाता हूं, जरा देखना क्या कर रहा हूं। ये ए से बी का इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, ये ए से बी का, ठीक। बी जो है मेरा जेड के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, ये लीजिए आप, बी जेड के साथ भी इक्विलिब्रियम बना रहा है। और जेड कह रहा है कि मैं पी के साथ भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा। चलिए जेड कह रहा है कि मैं पी के साथ भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, बहुत बढ़िया। अब क्यू कह रहा है कि मैं आर के साथ इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, और आर कह रहा है कि मैं बी के साथ इक्विलिब्रियम बनाऊंगा। ये लीजिए, आर जो है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, आर जो है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, ये भी ठीक है। और क्यू आर के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, क्यू चलिए आर के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है, चलिए ये भी ठीक है। क्यू और आर का भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या होगा, फिर वो कह रहा है आर जो है वो बी के साथ भी, और सी और जेड का भी इक्विलिब्रियम बन रहा है। सी कहां पर आएगा, सी का इक्विलिब्रियम किसके साथ है, जेड का, यानी जेड के साथ सी का भी इक्विलिब्रियम बन रहा है। आप समझिए जरा डब्बे में कितने सारे इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जरा देखना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझो। तो मैंने कहा यार ठीक है, तो क्या हो गया? कह रहा है ये बताना ये चाह रहा हूं कि जिस आदमी को तुम दो जगह देख रहे हो, एक यहां देख रहे हो, एक यहां देख रहे हो, और एक यहां भी देख रहे हो, तुम इस बी को 3 जगह देख रहे हो, जबकि वो बी एक ही जगह पर है। ये देखिए आप, यानी इस बी ने ये कहा है कि मैं इधर भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, इधर भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, इधर भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, इधर भी इक्विलिब्रियम बनाऊंगा, मैं बी हूं, मैं कॉमन। मैंने कहा यार फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम इधर कांस्टेंट हो गए तो तुम्हें इधर भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तुम्हें इधर भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, और तुम्हें नीचे भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा हो सकता है कि इधर मैं कांस्टेंट हूं, इधर मैं चेंज हो रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर कोई ना कोई एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कॉमन होता है, किसी दूसरे इक्विलिब्रियम में कॉमन होता है, और वो जो कॉमन आदमी होता है वो अगर कांस्टेंट हो गया तो वो हर जगह कांस्टेंट माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि वहां हो गया या नहीं हुआ, यहां होने वाला है वहां हो चुका है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा इसका क्या मतलब? कह रहा है इसका ये मतलब है कि मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था कि ए और बी इक्विलिब्रियम बना चुके हैं और क्यू और आर बनाने वाले। कह रहा अरे बेवकूफ आदमी, अगर ए और बी इक्विलिब्रियम बना चुके हैं तो इसका मतलब बी कांस्टेंट हो चुका है, और अगर बी कांस्टेंट हो चुका है तो वो यहां भी कांस्टेंट हो चुका है, और अगर वो यहां कांस्टेंट हो चुका है तो वो जेड को भी कांस्टेंट कर चुका होगा। जेड कांस्टेंट हो चुका है तो ये इक्विलिब्रियम भी बन चुका होगा, और जब ये इक्विलिब्रियम बन चुका होगा तो ये इक्विलिब्रियम भी बन चुका होगा, ये इक्विलिब्रियम भी बन चुका होगा, और ये इक्विलिब्रियम भी बन चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कोई भी इक्विलिब्रियम अगर डब्बे में सेट हो चुका है तो ये 6 के 6 इक्विलिब्रियम सेट हो चुके हैं। और अगर किसी आदमी ने इन इक्विलिब्रियम्स में से किसी के साथ बदतमीजी की, क्या वो एक इंजेक्शन लेके आया और उस इंजेक्शन में उसने जेड भरा और जेड को अंदर छू करके डाल दिया। जैसे ही उसने बर्तन में जेड डाला ये हिल गया, जैसे ये हिला उसने बी को हिला दिया, बी हिला तो उसने ए को हिला दिया। समझो बात को, ए हिला तो ये दुनिया हिल गई। यानी मेरे कहने का मतलब है एक बना तो सब बने, एक छिड़ा तो सब छिड़ा, एंड दिस इज साइमल्टेनियस। और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई ना कोई स्पीशीज किसी दूसरे इक्विलिब्रियम में कॉमन, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि हमें समझना या पढ़ना आसान लगे। बिल्कुल किसी की कौन, बी नहीं, किसी की, पी क्यू आर, कुछ भी आपने कुछ बदतमीजी कर दी पूरा सिस्टम हिल जाए। आप कहेंगे यार अजीब आदमी हो, मैंने तो ये सोच के सिर्फ एक आर डाला था कि ताकि सिर्फ आर और क्यू वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। वो कह रहा भाई साहब अगर आप आर डालेंगे तो ये दुनिया हिल जाएगी पूरी की पूरी, बिकॉज दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड।
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आर 10 जगह पर है, जबकि एक्चुअली आर एक ही जगह पर है और वो 10 जगहों पर इक्विलिब्रियम बना रहा है। यह है इसका मतलब साइमल्टेनियस। कुछ समझ में आई बात? क्लियर, शाबाश। वीरेंद्र कह रहा है समझ में आ गया। आयुष कह रहा है आप सिर्फ पार्थ के मैसेज देख रहे हैं। आयुष, पार्थ के मैसेज तो मैंने देखा, मुझे तो पता ही नहीं मैं किसके मैसेज देख रहा हूं। समझो इस बात। हाँ, ये साथ साथ ये दुनिया हिल जाएगी अगर आपने एक हिला दिया। तो मैंने कहा ठीक, ये बताइए कि ठीक है हम समझ गए, करना क्या है, मतलब बताना क्या चाह रहे हैं आप, सवाल क्या है, पूछेंगे क्या? मैंने कहा अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि अब ये तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा यह है कि अगर मान लीजिए, मैं ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं तुम्हें, कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीन बन जाए कि आपके पास एक बर्तन हो और उस बर्तन में आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और साथ में कार्बन ले लिया और आपने आग लगा दी, क्या हो? तो मैंने कहा कि भाई अगर आप आग लगाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कैल्शियम कार्बोनेट टूटने लगेगा और टूटने के बाद CO2 बनने लगेगी। बर्तन बंद है, तो मैंने कहा भाई इक्विलिब्रियम की संभावनाएं बनती है, इक्विलिब्रियम बन सकता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट सफिशिएंट ले लेंगे। देखो ये बात समझना, मैंने पिछली क्लास में इसलिए डिटेल में बताया बिकॉज आईआईटी ने अभी इस छोटे से कॉन्सेप्ट के इस खूबसूरत पार्ट को कभी डिस्कस नहीं किया कि क्या खुले बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सारा का सारा डिकंपोज कर जाए, क्योंकि CO2 उड़ जाएगी। लेकिन क्या बंद बर्तन में बनेगा ही बनेगा ना? वो भी जरूरी नहीं। बंद बर्तन में सिर्फ तभी बनेगा जब कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा लिया गया। अगर आप उससे कम लेके आते हैं तो कुछ ना होगा। ये बात याद आ रही है सबको? वो यहीं पर यहां कह रहा है कि भाई नहीं घबराइए नहीं, काफी है मेरे पास, सब बनेगा, बढ़िया बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मुझे सोच के एक जवाब देना, अगर मैं बर्तन में आग लगाऊंगा तो क्या होगा? सर देखिए ऐसा, बर्तन में अगर आपने आग लगा दी तो क्या होगा? सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा। चलिए तोड़ देते हैं। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटेगा तो सर ये कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक कर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हैं। और अब इसके बाद क्या होगा? सर जैसे जैसे CO2 बनना स्टार्ट करेगी, वो CO2 कार्बन को देखकर मस्त हो जाएगी कि अरे कार्बन भी दे रखा है। वो CO2 कार्बन पकड़ लेगा और कार्बन कहेगा चलिए चलिए मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं। समझो ये चल रहा है, ये बर्तन बंद है, इसके अंदर ये चल रहा है। समझे इस बात को? वो कह रहा हाँ चलिए ठीक है। अब सबसे पहले पहचानो, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे सोच के जवाब देना, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऊपर वाला इक्विलिब्रियम या नीचे वाला इक्विलिब्रियम कभी भी बर्तन में बने? सोचो, क्या ऐसा हो सकता कि कभी भी ये इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बन पाए? कह रहा क्यों नहीं बन सकता? देखिए ना कैसे बनेगा। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अमाउंट आपने सपोज सवाल में A ले रखा है, ऐसे बोल देते ये A, और सर कार्बन का अमाउंट आपने मान लीजिए B ले रखा, ठीक, A मोल B मोल कुछ भी ले लिए। अब ये बताइए सर कैसे बनेगा ये इक्विलिब्रियम? बड़ा आसान है, कुछ हमने पढ़ा है सर, इसमें से कुछ तोड़ते हैं, X1 तोड़ते हैं, ऐसे तो बनाते थे और ये आपका X1 बन जाता था और ये भी आपका X1 बन जाता। लेकिन अब ध्यान से देखना जरा, इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को लिखा कैसे जाएगा? जैसे ही वहां X1 CO2 बनेगी, वो X1 CO2 नीचे आ जाएगी और जैसे ही X1 CO2 नीचे आने लगेगी, ये कार्बन ये बोलेगा कि चलिए मैं अब आपसे रिएक्ट करता हूं। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा? इसमें से कुछ आदमी घटने लगेगा और CO2 में से वही एक आदमी घटने लगेगा और ये आदमी बनने लगेगा 2Y1। लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई सर, अगर आपने नीचे से CO2 को घटा दिया नीचे वाला इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कहेगा अरे अभी तो बनाई थी, तुम उसका कुछ हिस्सा लेके चले गए, इसका मतलब CO2 कम पड़ गई। अगर ये कम होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट और टूटेगा। ये कहेगा और तोड़ते हैं, -X2 प्लस X2 प्लस X2। अब जैसे ही ऊपर आई तो नीचे वाले ने क्या बोला? अरे तुम और ले आए, अब तुम अगर और ले आए तो मुझे और खाना पड़ेगा, क्योंकि CO2 बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम CO2 को घटाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा अच्छा और ले आए। जैसे ही तुमने ऊपर X2 लिखा, नीचे X2 और आ गई, क्योंकि तुम्हें पता है X2 2 नहीं है,
CO2 दो नहीं है, CO2 तो एक ही है। वो CO2 इधर भी इक्विलिब्रियम बना रही है और वही CO2 उधर भी इक्विलिब्रियम बना रही है। यानी जैसे ही ऊपर CO2 X2 लिखा, नीचे भी X2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि X2 है। लेकिन दिक्कत क्या है सर, जैसे ही नीचे X2 लिखेंगे तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अच्छा एक सेकंड, ये गड़बड़ कर दी हमने। नीचे y1 माइनस किया था तो ऊपर भी y1 माइनस करना चाहिए था। समझो बात, क्योंकि जैसे ही आप नीचे माइनस करेंगे तो CO2 तो कॉमन है ना, तो जैसे ही नीचे y1 माइनस हुआ ऊपर भी y1 माइनस होना चाहिए। अब क्या होगा? वो कहेगा अरे यार ये क्या चक्कर है, आप CO2 और ले आए। अगर आप CO2 और ले आएंगे तो मुझे CO2 को खाना पड़ेगा। ये फिर खाएगा। खाएगा कैसे सर? इसमें से फिर कुछ घटेगा, इसमें से भी कुछ घटेगा और इसमें फिर कुछ बनने लगेगा 2y2। अब क्या होगा? जैसे ही नीचे से घटेगा ऊपर भी घटेगा, क्योंकि CO2 तो कॉमन है। अब जैसे ही ऊपर से घटेगा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे फिर ले गए, अभी तो बनाई थी, तुम फिर ले गए। इसका मतलब CO2 और बनाएंगे तो ये फिर टूटेगा। जब ये फिर टूटेगा तो ये फिर बनेगा। जब ये फिर बनेगा तो यहां भी X3 आ जाएगा। जब ऊपर X3 आएगा तो नीचे भी X3 आ जाएगा। जब नीचे X3 आएगा तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? लो फिर ले आए तुम, अभी तो इसको तोड़ा था, तुम फिर ले आए, चलो फिर खाते। अब ये फिर खाएगा, इसमें से y3 फिर निकलेगा। y3 निकलेगा तो इसमें से भी y3 निकलेगा, इसमें से y3 निकलेगा तो इसमें से 2y3 बनेगा। और जैसे ही यहां से y3 निकला ऊपर से भी y3 निकलेगा, और ऊपर से y3 निकलते ही ऊपर वाला इक्विलिब्रियम फिर बोलेगा अरे यार तुम फिर CO2 को कम कर रहे हो, मुझे फिर CO2 बनानी पड़ेगी। ये फिर टूटेगा। मेरा सवाल तुमसे सिर्फ इतना है कि क्या ये सिस्टम कभी भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर आ सकता है या नहीं? ये सवाल है तुम्हारे लिए। क्योंकि जैसे ही यहां X4 ऐड होगा ये फिर घटेगा, ये फिर घटेगा, वो फिर बनेगा, वो फिर बनेगा, वो ऊपर जाएगा। यानी ऊपर बनती जा रही है, घटती जा रही है, नीचे घट रही है, ऊपर घट रही है, ऊपर फिर से बनेगी, नीचे घट जाएगी। समझ लो बात को? यानी ऊपर से बनती जा रही है और नीचे वो खाता चला जा रहा है। यानी अल्टीमेटली क्या ये सिस्टम कभी भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बना सकता? या फिर ऐसा हो जाएगा सर, इस खेल में तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट कभी कभी पूरा कहीं खत्म ना हो जाए सर, खाते खाते कहीं खत्म ना हो जाए। ये भी पॉसिबल। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सिस्टम कभी साइमल्टेनियस हो सकता? बात तो देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बना इक्विलिब्रियम बनाने के लिए बना, सेट हो गया। जैसे सेट हुआ नीचे बुला लिया, वो क्या कर लो नीचे चली गई, चलो और ले आते। जब और ले आएंगे तो क्या होगा? वो फिर नीचे चली जाएगी। नीचे वाली कंज्यूम होगी तो ऊपर वाली कम होती चली जाएगी, ऊपर वाली बनती जाएगी, वो नीचे यूज होती जाएगी, बनती जाएगी, नीचे यूज होती जाएगी। क्या ये सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएगा? ये सवाल है मेरा। या ऐसा हो सकता है कि सर या तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, या ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा, या कार्बन खत्म हो जाएगा। सर यही होना है, ये साइमल्टेनियस कभी बन नहीं सकता। या ये भी एक जवाब हो सकता है कि सर या तो कैल्शियम कार्बोनेट को खत्म करो या कार्बन को खत्म करो, नहीं तो ये खेल कूद चलता ही रहेगा। इधर से घटे उधर जुड़े, उधर से जुड़े इधर घटे, घटे जुड़े, घटे जुड़े, घटे जुड़े, चलता ही चला जाएगा। ये कहीं तो सिस्टम रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा ना। CaCO3 के खत्म होने तक या कार्बन के खत्म होने तक की इंतजार नहीं करेगा, यह सिस्टम इक्विलिब्रियम बना लेगा। तुमने फिर वही लल्लू वाली बात करी। क्या तुम्हें कितनी बार बताया था कि यह सिस्टम, या ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम तब बनाएगा जब CO2 का प्रेशर 2 atm होगा। याद है वो 2 atm, ऐसे जो मैंने तब हेटेरोजेनियस में बोला? समझो बात। यानी ये बना घटा, ये बना घटा, धीरे 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 बर्तन में CO2 का प्रेशर बढ़ता चला जाए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऊपर वाला सिस्टम कहेगा बस अब CO2 के इतने मोल बन चुके हैं कि उसका प्रेशर अब 2 atm के बराबर आ गया। और ये 2 atm कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी अगर ऊपर वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 atm है, तो जैसे ही CO2 का प्रेशर 2 atm होगा ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो ये नीचे वाला भी इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। कुछ देर बाद ऐसा जरूर हो सकता है अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन का अमाउंट सफिशिएंट लिया गया है तो। सब लोग समझने की कोशिश करो। तुम कहोगे सर फिर ये सॉल्व कैसे करेंगे? ये इतने सारे X1 X2 X3 X4 X5 X6 न जाने कहां तक चलेगा ना। मैं अभी बात करता हूं, मैं अभी दोबारा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, तब एग्जैक्ट समझ में भी आ जाएगा। अभी सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चक्कर चल क्या रहा था। इधर से CO2 बनी X1, उस X1 का अमाउंट में से कुछ अमाउंट माइनस हो गया, X1 माइनस Y1। जैसे ही नीचे से माइनस हुआ तो ऊपर से भी माइनस हो गया, क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों CO2 तो सेम ही है। अब जब ऊपर से माइनस हुआ तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि अभी तो इक्विलिब्रियम बनाया था, तुम CO2 को कम करोगे तो हम CO2 और बनाएंगे। वो और बनेगी, वो नीचे चली जाएगी। जब वो नीचे ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर नीचे से घटना शुरू हो जाएगा, नीचे घटेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, ये चलता चला जाए। लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब ये सिस्टम कहेगा बस करो, खेल खत्म, ये टूटना फेंकना बंद,
अब ये दोनों लोग इक्विलिब्रियम में अटेन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला CO2 का प्रेशर अब ऊपर वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो चुका है और नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर और CO2 का प्रेशर नीचे वाले इक्विलिब्रियम के बराबर हो चुका है। अब ये दोनों लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट और कार्बन का अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। और मेरी अकल तो इतनी कहती है कि इस बार कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट जितना पहले रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि इस बार कैल्शियम कार्बोनेट के अमाउंट में से सिर्फ CO2 बन नहीं रही है, बनकर घट भी रही है। तो CO2 को उतना ही मोल बनाने के लिए जितना तब वो 2 ATM का प्रेशर एक्सर्ट करती थी, आज CO2 के उतने ही मोल बनाने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा चाहिए, ताकि उस ज्यादा में से ज्यादा CO2 बने और ज्यादा में से कुछ घटकर बची हुई CO2 के मोल उतने ही आए जो 2 ATM का प्रेशर तब एक्सर्ट करते थे। समझने की कोशिश करो। सब लोग पहले इसको समझने की कोशिश करो, मतलब ये मैं देखो कि न्यूमेरिकल क्या है, पूछा क्या गया है, इसको समझने की कोशिश करो कि ये साइमल्टेनियस सिस्टम अटेन हो कैसे रहा। क्योंकि डाउट ये आता है कि सर ऊपर वाला अगर नीचे जाता जाएगा तो वो बनता जाएगा घटता जाएगा, बनता जाएगा घटता जाएगा। कब तक होगा? ये तब तक होगा जब ऊपर वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले या नीचे वाला सिस्टम अटेन ना कर ले। उसके लिए धीरे धीरे CO2 का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब CO2 का प्रेशर इतना हो जाएगा जो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, और जैसे ही ऊपर वाला इक्विलिब्रियम बनेगा नीचे वाला इक्विलिब्रियम अपने आप सेट हो जाएगा। समझो। अच्छा, अब ये करने के बाद जो मेन काम आता है वो क्या है? कार्तिक कह रहा है सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर एक और बार समझा दीजिए। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा था मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटकर इसका ये इक्विलिब्रियम होता है, हमें पता है, और एक कार्बन भी दे रखा है, वो CO2 के साथ ऐसे इक्विलिब्रियम बनाता है। ठीक, अब अगर इसका A मोल है और इसके B मोल है तो क्या करना है? अब तुम देखो, जैसे मान लो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम बनाते तो ऊपर में से कुछ घटाया, इधर कुछ बनाया, इधर कुछ बनाया, यही तो होता था। अब बन गया ऊपर वाला इक्विलिब्रियम। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ऊपर वाला इक्विलिब्रियम बनेगा तो CO2 बन जाएगी, वो CO2 कॉमन है तो यहां भी CO2X1 होगी। अब जैसे ही CO2 नीचे मिली तो ये कार्बन CO2 से रिएक्ट करने लगेगा, और अगर कार्बन CO2 से रिएक्ट करता है तो ये कार्बन को खाएगा, यानी अब ये कार्बन कंज्यूम करेगा इस CO2 को। अब जब CO2 को खाएगा तो CO2 कम पड़ जाएगी, यहां 2y1 बन जाएगा। अब जब CO2 नीचे X1 माइनस y1 बनी तो वो CO2 ऊपर भी X1 माइनस y1 हो जाएगी, क्योंकि CO2 तो कॉमन है ना। ऐसा तो है ना कि मेरा CO2 ऊपर X1 होगा, नीचे X1 माइनस y1 होगा, CO2 तो कॉमन है। तो जैसे ही नीचे माइनस y1 हुआ ऊपर भी माइनस y1 अपने आप हो गया, टै टै टै, यानी X1 माइनस y1 नीचे लिखते ही अपने आप ऊपर फ्लैश करने लगेगा माइनस y1 बिकॉज बोथ द CO2s आर कॉमन। समझो बात। अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई जैसे ही ऊपर से y1 घटा तो अभी क्या बोलेगा ऊपर वाला इक्विलिब्रियम कि यार अभी तो इक्विलिब्रियम बना था, अब तुमने CO2 को कम कर दिया तो इसका मतलब CO2 को और बनाना पड़ेगा। अब CO2 और बनाने के लिए ये और टूटेगा, जब ये और टूटेगा तो ये और बनेगा, जब ये और बनेगा तो ये भी बनेगी, जब नीचे वाली बनेगी तो नीचे वाली बढ़ जाएगी। अब जब नीचे वाली बढ़ जाएगी तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे यार अभी तो सही हुआ था, तुमने CO2 और ले आए, अब CO2 और ले आए तो उसको कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए नीचे वाला इक्विलिब्रियम फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जब डिस्टर्ब होगा तो ये इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही नीचे से y2 घटी अपने आप ऊपर टै 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 फ्लैश करने लगेगा। क्या कि सर जैसे ही आप यहां y1 लिख रहा है, y2 लिख रहा है, ऊपर अपने आप y2 लिख जाएगा। क्यों? क्योंकि दे बोथ CO2s आर कॉमन, दे आर नॉट डिफरेंट CO2s। तो जैसे ही y2 माइनस हुआ ऊपर भी y2 माइनस हो जाएगा। जब ऊपर y2 माइनस होगा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम बोलेगा लो तुमने CO2 को फिर खत्म कर दिया यार, CO2 कम कर रहे हो, कम करेंगे तो हम और बनाएंगे, और बनाएंगे तो हम और टूटेंगे, जब हम और टूटेंगे तो ये आ जाएगा आपका X3 और इधर और आएगा X3। जैसे ही X3 आएगा नीचे भी X3 लिखना पड़ेगा अपने आप, टै टै टै, बिकॉज CO2 इज कॉमन। तो जैसे ही CO2 बनी नीचे वाला इक्विलिब्रियम कहेगा लो तुम फिर ले आए, ये फिर घटेगा। ये सीन चलता चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूं क्या ये सीन कभी रुकेगा? मैं ये पूछना चाह रहा था। ये रुकेगा, ये सीन कभी ना कभी रुकेगा। ये तब रुकेगा जब आपको ये समझ में आए कि जैसे ही ऊपर वाला CO2, ये पूरा CO2, ये इसका जो प्रेशर है
वो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए। यानी इतने मोल जो CO2 के बन रहे हैं फाइनली घटकर जुड़कर, ये जो CO2 के मोल्स हैं, अगर इन मोल्स के थ्रू CO2 का जो प्रेशर आता है, अगर वो ऊपर वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है, और नीचे वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय CO2 के बराबर। और ये CO2 और ये CO2 का प्रेशर वो कॉमन, वो अलग नहीं है, दे बोथ आर सेम CO2, सो द प्रेशर शुड बी सेम। समझ में आ गया ये? अच्छा, वो कह रहा है सर ये सब ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कभी ना कभी ये इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ये कितनी बार x1 x2 x3 घटाने पड़ेंगे, ये और बता दीजिए। अब मैं आता हूं काम की बात पर, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को अब लिखने के तरीके पे आते हैं। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका यह है, कितनी देर तक घटाना है ये नहीं करना है, करना कुछ ऐसे है, CaCO3 solid is in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas. Carbon solid plus CO2 gas is in equilibrium with 2CO solid gas. अब देखो कैसे करना है, इसके A मोल दे रखे हैं, इसके B दे रखे हैं। अब मैं देखो एक बार में बिल्कुल फाइनल बात लिखूंगा, तुम दिमाग बिल्कुल मत लगाना, अपना सीधा समझना। मैं x1 x2 x3 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से कुछ घटेगा, ये बनेगा। जैसे ही ऊपर x बनेगा, नीचे चुपचाप अपने आप x चमकने लगेगा। यानी साइमल्टेनियस में मोल्स या प्रेशर लिखने का तरीका बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए वो सवाल नहीं कर पाते। जिनको ये मोल्स या प्रेशर लिखने का तरीका समझ में आ जाता है, वो सारे सवाल कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपने ऊपर CO2 को x लिखा, नीचे अपने आप, मतलब समझो जैसे मेरे अगर दो हाथ होते तो ये कुछ ऐसा होता, मैं ऊपर x लिख रहा हूं, ये ऊपर x लिख रहा हूं, नीचे अपने आप x लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे बोथ आर सेम। समझो इस बात को, दिखाया दो जगह गया लेकिन ये दोनों बातें सेम है। यानी जैसे ही तुमने ऊपर x लिखा, मेरा ये वाला हाथ अपने आप नीचे x लिख देगा, अपने आप। समझो बात, क्योंकि x कॉमन है। यानी जैसे ही ऊपर CO2 का x बना, नीचे अपने आप x चमकने लगा, टै टै टै। अब क्या होगा? अब सर नीचे वाला इक्विलिब्रियम बनाते हैं, b में से कुछ घटाते हैं, इसमें से कुछ घटाते हैं, इसमें से कुछ बनाते हैं, और जैसे ही नीचे x माइनस वाई लिखा, ऊपर भी x माइनस वाई लिख दीजिए, एंड नाउ दे आर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के मोल्स ऑफ ऑल दी स्पीशीज एट साइमल्टेनियस सिस्टम। तुम कहोगे सर जैसे आप ऊपर में से माइनस करेंगे तो नीचे भी फिर से ऊपर वाला इक्विलिब्रियम और नहीं आगे आएगा। वो सब हो चुका, समझो सब हो चुका, सब होने के बाद ये सीन है। यानी तुम समझो इस बात को, ये जो तुमने लाइन से ये x1 x2 x3 लिखे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि सब कुछ होने के बाद इसको x मान लो, सब कुछ होने के बाद इसको x मान लो, सब कुछ होने के बाद इसको x माइनस वाई मान लो, सब कुछ होने के बाद इसको y मान लो, सब कुछ होने के बाद इसको x माइनस वाई मान लो, सब कुछ होने के बाद इसको 2y मान लो, तो तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ होने हवाने के बाद जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी नजर आएगी? जरा देखो, सब लोग समझना, बहुत आसान है। मैं इसको और अच्छी तरह से अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन सीख सिर्फ वो पाएगा जिसको तरीका बताया जा रहा है वो फॉलो करेगा। कैसे? सर मैंने फर्स्ट इक्विलिब्रियम को लिखा, जैसे मैंने फर्स्ट इक्विलिब्रियम के मोल्स या प्रेशर लिखे तो जो कॉमन है उसको मैंने हर जगह लिख दिया सेम। फिर अब मैं सेकेंड इक्विलिब्रियम पर आया, सेकेंड इक्विलिब्रियम पर जो भी आदमी लिखना है मैंने लिखा, और जो कॉमन है उसको हर जगह कॉमन कर लिया। फिर मैं तीसरे इक्विलिब्रियम पर आया, मैंने जो कॉमन है उसको कॉमन कर दिया। फिर लास्ट में ये जरूर चेक कर लिया कि हर वो आदमी जो कॉमन है उसके नीचे जो मोल्स या प्रेशर लिखे हैं क्या वो सेम है कि नहीं, क्योंकि वो आदमी एक है, वो तीन नहीं। इसको समझने की कोशिश करो। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं। और वो एग्जांपल जो है मैं स्लाइड में नहीं लेके आया, मुझे एक एग्जांपल है मेरे पास, तो मैं एक बार देख कर उसको लिख लेता हूं। ये कुछ इक्विलिब्रियम्स हैं जो मैं लिखना चाह रहा हूं। एक इक्विलिब्रियम है a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इन इक्विलिब्रियम विद 3c। दूसरा इक्विलिब्रियम है b प्लस d इज इन इक्विलिब्रियम विद 2e।
और तीसरा इक्विलिब्रियम है 3b प्लस 2a, 3b प्लस 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद 4f। ये तीन इक्विलिब्रियम्स, हमें नहीं पता साइमल्टेनियस है कि नहीं, वो तीन इक्विलिब्रियम्स। अब उसने दिया क्या है वो देख लो जरा। उसने ए, बी और डी, ए इज इक्वल टू 8 मोल, बी के आपको 8 मोल और डी के आपको 2 मोल दे रखे हैं इनिशियली। और साथ में यह भी बोला गया है कि सी के 3 मोल, ई के 2 मोल और एफ के 4 मोल हैं एट इक्विलिब्रियम। ये इंफॉर्मेशन दे रखी, समझो। यानी मेरे पास वो ये कह रहा है कि अगर मैं बर्तन में ए का 8, बी का 8 और डी के 2 मोल डाल दूं, बर्तन के अंदर बंद कर दूं, तो वो कह रहा है कि ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि अगर इन तीनों इक्विलिब्रियम्स के बनने के बाद सी, ई, एफ की इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स 3, 2, 4 है, तो आपको बताना है कि इन तीनों इक्विलिब्रियम्स की केसी वैल्यूज क्या क्या है। व्हाट इज द केसी वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द केसी वैल्यू ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द केसी वैल्यू ऑफ थर्ड इक्विलिब्रियम। कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम कर लेते हैं, वो सवाल में दे रखा होगा 1 लीटर। अकल लगाओ जरा। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये साइमल्टेनियस का केस। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि पहला इक्विलिब्रियम बन जाए और दूसरा ना बन पाए? हो ही नहीं सकता सर। बी कॉमन है, कैसे हो सकता है सर? अगर बी कांस्टेंट हो गया तो बी को यहां भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, बिकॉज बी भले ही 3 जगह पे दिखता हो लेकिन वो एक ही बी है सर। अगर आपने ऊपर बी को कांस्टेंट कर दिया तो हर जगह बी कांस्टेंट होगा, और अगर हर जगह बी कांस्टेंट होगा तो तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम बनाएंगे। दैट मींस दिस अ केस ऑफ साइमल्टेनियस। उसने कहा चलिए मान लेते हैं, आप बड़े समझदार हैं, आपने साइमल्टेनियस को पहचान लिया। अब आप क्या करेंगे? कह रहा सर बस साइमल्टेनियस के मोल्स निकालने हैं। अगर आपको इन तीनों लोगों के मोल्स पता चल जाए इक्विलिब्रियम पर तो फट से केसी आ जाएगा सर। करना क्या है? मोल्स इक्विलिब्रियम पर पता होते ही कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म डालकर फटाक से केसी निकाल लेंगे। वो मोल्स कैसे निकालोगे? कह रहा सर बड़ा आसान है, आप एक बार शुरू करके देखिए। इसके इनिशियल मोल 8 दे रखे हैं, बी के इनिशियल मोल 8 दे रखे हैं, ये बी यहां भी 8, ये भी यहां भी 8 और डी के 2 दे रखे हैं और ए के 8 दे रखे हैं। बताओ समझे बात को? कॉमन है ना। अगर ऊपर 8 है तो नीचे अपने आप 8 है, ऊपर 8 है तो नीचे अपने आप 8 है, ऊपर 2 है तो अपने आप 2 है। इसमें सोचना क्या है? ये तो कॉमन लोग हैं सर। ये इसका ये मतलब नहीं कि ए के 8 8 8 24 मोल दे रखे ना। एक ए है जिसके 8 मोल है, वही ए बी के साथ भी इक्विलिब्रियम बना रहा है, और वही ए बी के साथ इक्विलिब्रियम बना रहा है इस तरह से, और वही बी डी के साथ भी इक्विलिब्रियम बना रहा है, और वही बी ए के साथ भी इक्विलिब्रियम बना रहा है। यानी इन तरह के इक्विलिब्रियम्स अलग अलग तरह से दिए गए। ये सारे इक्विलिब्रियम्स दे रखे हैं, ए बी और डी का दे रखा है 2e, बी और डी का 2e ये दे रखे, और इन तीनों लोगों के आपको इक्विलिब्रियम के मोल्स दे रखे। जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो इन तीनों लोगों के मोल्स भी दे रखे। अब ये कैसे करेंगे? हां, इसमें सर्वजीत ये डाउट आता है कि क्या मल्टीपल इक्विलिब्रियम भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मल्टीपल इक्विलिब्रियम कंटेनर के अंदर एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं। क्या होता है उसमें कि अगर ये इक्विलिब्रियम बनता तो क्या के होता, बने ये जरूरी नहीं, लेकिन यहां जरूरी है ये तीनों लोग डब्बे के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए साइमल्टेनियस और मल्टीपल में यही डिफरेंस है। मल्टीपल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट साइमल्टेनियस तो एग्जिस्ट कर ही रहे। कोफिशिएंट से मोल्स पे क्या असर पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हो निकिता? कोफिशिएंट से मोल का क्या लेना देना है? अगर ए के 8 मोल है तो ए के हर जगह 8 मोल, यहां भी 8 मोल है। वो तो रिएक्शन की बात कर रहा है कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है, यहां भी 8 होंगे। बी के अगर यहां 8 है तो बी के हर जगह 8 होंगे, लेकिन दे आर इनिशियल वैल्यूज। अब फाइनल, अब देखो मैं एक सवाल करके दिखा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये साइमल्टेनियस सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का। बच्चों को मोल्स या प्रेशर लिखने ही नहीं आते। मैंने तुम्हें तरीका बताया। मैं पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करूंगा। जो आदमी मुझे कॉमन लगेगा, जितने मोल मैंने उसके ऊपर लिख दिए उतने हर जगह अपने आप लिख जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो तुम, बस बात खत्म हो जाएगी। देखो कैसे। मैं पहला इक्विलिब्रियम बनाने जा रहा हूं, a माइनस एक्स 8 माइनस 2x एंड 3x। ये सबको ये तो लिखना आता है कि अगर a में से x घटेगा तो b में से 2x घटेगा और c के x बनेंगे 3x बनेंगे, ठीक है। जैसे ही तुमने a के नीचे 8 माइनस एक्स लिखा,
अपने आप ए के नीचे टैं 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 8 माइनस एक्स हो जाएगा अपने आप। इसलिए नहीं कि तीसरा इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, इसलिए कि पहले के अंदर चेंज हुआ तो हर जगह चेंज होगा। जैसे ही तुमने बी के नीचे 8 माइनस 2x लिखा, हर बी के नीचे अपने आप टैं 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 8 माइनस 2x आ जाएगा अपने आप। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपने पहला इक्विलिब्रियम लिख लिया, अब आप दूसरे पे आते हैं। जब आप दूसरा इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो इसमें से कुछ घटेगा, सर y घटेगा, यहां से भी कुछ घटेगा, y घटेगा, और यहां कुछ बनेगा, सर y 2y बनेगा। जैसे ही तुमने b के नीचे y घटाया, अपने आप हर b के नीचे y घट जाएगा, बिकॉज y इज कॉमन, सो दिस इज माइनस y, दिस इज माइनस y अपने आप। और भी कुछ कॉमन है? नहीं, याद। चलिए, 2 इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गए। सर अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे इक्विलिब्रियम में से कुछ घटाते हैं, 3z घटाते हैं, इसमें से 2z घटाते हैं, और इसमें से 4z बनाते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने a के नीचे 2z घटाया, इस a के नीचे भी अपने आप 2z घट जाएगा, टैं टैं टैं। इस b के नीचे भी अपने आप 3z घट जाएगा, और इस b के नीचे भी अपने आप 3z घट जाएगा। ये हैं इन सब लोगों के इक्विलिब्रियम के मोल्स। अब जो दे रखा है कर लो। तुम देखो, मैंने तुम्हें C के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने दे रखे हैं? 3। तुम्हारे हिसाब से C के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं? 3x। तो 3x की वैल्यू 3 के बराबर होगी, यानी x की वैल्यू 1 आएगी। E के कितने मोल बन रहे हैं? 2y। तुम्हारे हिसाब से 2y, उनके हिसाब से 2, यानी y की वैल्यू भी 1 आएगी। 4z की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू भी 1 आएगी। यानी इस सवाल के अकॉर्डिंगली xyz 1 होगा, और अगर xyz 1 होगा तो इन सब लोगों के मोल्स पता चल जाएंगे, और इन सब के मोल्स आते ही आपको फटाफट केसी निकल के मिल जाएंगे। लेकिन ये आंसर सिर्फ तभी सही आते हैं जब आपको ये लिखना आता हो। इसलिए मैंने एक मुश्किल लंबा सवाल बनाया, सिर्फ एक को नहीं लिया, ए और बी का इक्विलिब्रियम बना लिया या बी और डी। मैंने 3 इक्विलिब्रियम्स बनाए और तीनों को लिखना बताया कि सबसे पहले ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को निपटाइए, जो कॉमन आए उसको नीचे लिख दीजिए, फिर नीचे वाले इक्विलिब्रियम को निपटाइए, जो कॉमन आए उसको ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाले को नीचे लिखा, नीचे वाले को ऊपर लिखा, लास्ट में चेक कर लिया कि कॉमन आदमी कॉमन दिखता है या नहीं दिखता है। आप चेक कर लीजिए, क्या ए 8 माइनस एक्स माइनस 2z हर जगह है? हाँ सर हर जगह है। क्या बी 8 माइनस 2x माइनस y माइनस 3z हर जगह है? हाँ सर हर जगह है। अगर हर जगह है तो आपने बिल्कुल सही किया है। अब आप सवाल की इंफॉर्मेशन को पढ़िए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, जो निकालना है कैलकुलेट कर लीजिए। सब निकाला है। सब लोग समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, हमें पता है, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं, ना इवन आयनिक इक्विलिब्रियम में आता। ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चों को समझ में ही आ जाता है कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, लेकिन वो ये लिखना नहीं जानते एक्स वाई जेड। वो कहते हैं चक्कर क्या साला, यहां भी 2z वहां भी 2z, ये चल क्या रहा है। जिसको समझ में ये बात आ जाती है कि करने का तरीका, पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करिए, मस्त घटाइए जोड़िए घटाइए जोड़िए, आगे चले जाइए। जैसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपने सेट किया, जो जो कॉमन है उसको नीचे लिख दीजिए, खत्म हो गई बात। अब आप नीचे वाले पे आ जाइए, नीचे वाले में कुछ घटाइए जोड़िए, अपना सेट हो जाइए, और जो नीचे बदतमीजियां हुई हैं उनको ऊपर कर दीजिए। यानी ऊपर वाली बदतमीजी नीचे अपने आप टैटे करने लगेगी, और नीचे वाली बदतमीजी अपने आप ऊपर टैटे करने लगेगी, और लास्ट में आप कॉमन चीज को कॉमन मोल्स या प्रेशर के टर्म्स में एक बार चेक कर लीजिए। कॉमन आदमी का मोल या प्रेशर सेम होना चाहिए, हर जगह कॉमन होना चाहिए। सब लोग समझने की कोशिश करो। अरे इसको समझ लेना बस, मतलब अब मैं, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता दोनों हाथों से, मतलब मैं सही से लिख नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। जैसे ही तुमने ए के नीचे एक्स माइनस किया, वो अपने आप इस वाले ए के नीचे अपने आप माइनस एक्स हो रहा है। समझ रहे बात? ऐसे जैसे ही नीचे बदतमीजी करोगे वैसे ही अपने आप ऊपर चल रहा है ऐसे, क्योंकि ये कॉमन आदमी है। डब्बे में आपको भले ही आपने बनाते वक्त भले इसको 3 इक्विलिब्रियम्स में दिखाया हो, लेकिन एक्चुअली यही ए बी के साथ ऐसे इक्विलिब्रियम भी बना रहा है, और यही ए बी के साथ ऐसे भी इक्विलिब्रियम बना रहा है, और यही बी के साथ ऐसे इक्विलिब्रियम बना रहा है। यानी डब्बे में सिर्फ 3 ही आदमी है, ए बी डी। यही लोग आपस में खेलकर 3 इक्विलिब्रियम तैयार कर रहा है, और आपको सीईएफ बना के दे रहा है। अगर सीईएफ के फाइनल मोल्स पता चल जाए, आपके हिसाब से भी सीईएफ के फाइनल मोल्स पता है, उनके हिसाब से सीईएफ के फाइनल मोल्स पता है, इससे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आते ही आपको तीनों आदमियों के मोल्स पता चल जाएंगे, और तीनों आदमियों के मोल्स आते ही केसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर मैंने मानने के लिए बोला है। एफ का 4z कैसे हुआ? एफ का 4z कैसे हुआ? एफ का 4z ऐसे हुआ ना, अगर आपके 3 मोल इसके 4 मोल बनाते हैं, तो आपके 3z घटेंगे तो उसके 4z बनेंगे। आपने यहां 3z घटाया, आपको यहां जो घटाना घटा लीजिए। कोई कहता है सर 3z घटाना जरूरी है क्योंकि यहां 3 लिखा है ना, आप यहां 5z घटा दीजिए। अगर आप यहां 5z घटाते हैं तो उसी हिसाब से इसका घटेगा और उस हिसाब से इसका घटेगा। z की वैल्यू अलग आएगी लेकिन आंसर सेम आए। नीचे 5z आएगा। नीचे 5z क्यों आएगा बेटा? ये 3 है ना, तो 3z ही तो घटाऊंगा। यहां से 3z घटा, यहां से 2z घटा, और यहां से 4z बना।
समझो, मैं अब एक एक सवाल तुमको भी दे देता हूं, तुम्हें भी करने के लिए दे देता हूं, तुम समझो इसमें कुछ है ही नहीं, बड़ा मुश्किल इसलिए लगता है कि सर ये जो है ना, ये बात समझ में नहीं आती, ये घटाते जोड़ते कैसे हैं। बस कुछ करना नहीं, पहले से शुरू करो, ऊपर की बदतमीजी नीचे करो, नीचे करो, नीचे की बदतमीजी ऊपर करो, खेल खत्म हो गया। लास्ट में ये चेक कर लो कॉमन आदमी कॉमन दिखता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना कि गलती से कुछ छूट जाए, तो आप कॉमन आदमी को कॉमन चेक करके मस्त अपना केसी केपी के पीछे पड़ जाइए, हो गया सर। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। पता नहीं तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, सवाल पूरा दिखाई दे रहा है ये। एक बार देख लो अगर ये दिख रहा है तुम्हें सही से। हाँ, केसी की वैल्यू मुझे आंसर तो याद नहीं है, लेकिन बेटा 1/5 तो नहीं आती केसी, किसी का आंसर शायद मुझे याद आ रहा है 21/32, कुछ ऐसे करके आंसर आता है, मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, तो नेक्स्ट क्लास में आंसर भी लिख के ले आऊंगा। इस एक सेकंड, हो सकता है मेरे पास आंसर हो। यार आंसर तो 27/20, जो पहला वाला क्या आएगा वो 27/20 आना चाहिए। एक बार तुम लोग चेक कर लेना, मुझे आंसर तो एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, 27/20, ये निखिल ने सही निकाला, 27/20, और दूसरा आएगा 2 और तीसरा आएगा 32/25, एग्जैक्टली यही है, मुझे याद आ गया। तुम उसका आंसर नोट कर लेना भाई, मैं आंसर बोल देता हूं, एक सेकंड रुको जरा। वो जो प्रीवियस सवाल था हमारा, उस प्रीवियस सवाल का आंसर नोट कर लेते हैं। जो KC1 है हमारा, वो 27/20 है, और जो KC2 आएगा वो 2 आएगा, और KC3 जो आएगा वो शायद कितना आ रहा था, तीसरे वाले का जरा जल्दी से बताओ यार। 32/25। ये तीन आंसर आएंगे, एक बार निकाल के देख लेना, आसान है एकदम। हाँ, अब जरा ये वाला सवाल एक बार सिर्फ देख लो, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, तुम इसको घर पे सॉल्व करना, अच्छा सवाल एकदम। सबसे पहले चेक करो क्या साइमल्टेनियस। मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, दिखाई दे रहा है सर, NO2 इज कॉमन, यार दोनों जगह पे NO2 है, साइमल्टेनियस होगा। अब शुरू कैसे करना है, वो कह रहा है कि अगर मैं NO और NO2 का मिक्सचर ले लूं 1:2 में, 1:2 का रेशो ले लूं। अब तुम ये देखो जरा, सवाल में सब कुछ एटीएम एटीएम में चल रहा है, एटीएम केपी, एटीएम केपी, मैं समझ गया, केसी से मतलब नहीं है मुझे, सारी कहानी केपी पे चलानी, और केपी के लिए प्रेशर चाहिए। तो तुम बताओ, अगर मोलर रेशो 1:2 है, तो क्या प्रेशर का रेशो भी 1:2 होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा सर, प्रेशर का रेशो भी 1:2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनओ का प्रेशर पी मान लूं, तो NO2 का प्रेशर 2P होगा। शुरू वाली बात करो, स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो NO है मेरा, इस NO का जो प्रेशर है, NO पहले है, NO का प्रेशर P, ठीक, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, NO2 का प्रेशर 2P, ये NO2 ऊपर भी है सर, यहां पर भी 2P। बताओ कैसे लिखे अब, ये इनिशियल आदमी हो गया P 2P, और ऊपर भी NO2 2P, ठीक। अब पहला वाला इक्विलिब्रियम से चालू कर दो सर, 2P - 2x, यहां आया x, जैसे ही 2x घटा तो सर नीचे आया 2x। अब नीचे वाला चालू करते हैं, P - y, यहां घटा y, और यहां बना y, जैसे ही y घटा सर ऊपर भी घटा y, आ गए मेरे प्रेशर्स। ये तीन प्रेशर, सारे लोगों के प्रेशर आपके सामने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, x और y और p सॉल्व कर लीजिएगा, जो पूछा जाए निकाल लीजिएगा, आपका काम खत्म, कुछ करना ही नहीं। समझो जरा, यानी एक 2P हो गया, एक P हो गया, ये तो स्टार्टिंग हो गई। अब आप पहले इक्विलिब्रियम से चालू कर दीजिए, सर कुछ घटाते हैं कुछ बनाते हैं, जो घटाएंगे वो नीचे भी लिख देंगे। अब जब नीचे वाले पे आएंगे तो नीचे वाले से कुछ घटाएंगे, जब नीचे वाले से कुछ घटाएंगे तो ऊपर भी लिख देंगे, अपना मस्त सेट हो जाएगा मामला। सर सेट होते ही मुझे सारे लोग PXY के फॉर्म में नजर आते हैं, और आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे मैं यूज करके P की वैल्यू, X की वैल्यू, Y की वैल्यू जैसे पहले निकाली थी वैसे निकाल लूंगा, और जैसे ही मुझे सारे लोगों के पार्शियल प्रेशर पता चलेंगे, मैं KP TP DP जो कहेंगे सब निकाल। समझो बात।
एक बच्चा कह रहा है आज की क्लास सबसे ज्यादा मस्त है तीनों लेक्चर्स के अंदर। हाँ बेटा, क्योंकि एक्चुअली यही वो चीज है जो तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा नई है। बाकी तो हम समझते हैं केसी को ऐसे लिख देते हैं कंसंट्रेशन मोल करके, लेकिन ये काम थोड़ा सा नया है। तो जो नई चीज है उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे मैंने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट को यूज करके, उसी तरह से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को भी ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सवाल वगैरह तो डीपीपी वगैरह में डालते ही रहेंगे। तो आज इतना ही करते हैं यार, ठीक है। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से करते हैं। और इसमें थोड़ा सा जो पोर्शन बचता है मेरे ख्याल से मैं सैटरडे की क्लास में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा, और ये ली चैटली फी चैटली खत्म कर देंगे। या तो अगली क्लास सैटरडे कोई क्लास है आइनिक, कम से कम हेडिंग तो डाल ही देंगे, शुरू कर देंगे, और अगली वीक में आइनिक के पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।